आज हम बात करते हैं समिति का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं पर। हम अपने प्रतिदिन के सामान्य जीवन में समाज, समूह, समिति, संस्था, समुदाय, संगठन आदि अनेक शब्दों का प्रयोग लगभग एक ही अर्थ में कर जाते हैं, लेकिन किसी भी विषय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का उस विषय के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ होता है। तो आज हम बात करते हैं समिति की। समिति क्या है? जब कुछ व्यक्ति अपने लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब परस्पर सहयोग के आधार पर संगठित होते हैं तो हम उसको समिति कहते हैं। समिति वास्तव में आवश्यकताओं की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें अकेले पूरा करना संभव नहीं हो सकता है। मैकाइवर एवं पेज का मानना है कि व्यक्ति अपनी ज़रूरतों या आवश्यकताओं की पूर्ति 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, व्यक्ति दूसरों की चिंता किए बगैर मनमाने तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लें, भले ही दूसरे व्यक्तियों को उससे नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। लेकिन अपनी आवश्यकताओं को या ज़रूरतों को पूरा करने का ये तरीका बिल्कुल अनुचित और असामाजिक है। दूसरा, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाए और इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर ले, लेकिन ये तरीका भी बर्बरता और जंगलीपन का प्रतीक है और समाज के अस्तित्व के लिए हानिकारक है। तीसरा, व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मिलजुल कर सहयोग के आधार पर कार्य करते हुए इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करे। वास्तव में ये तरीका ही सर्वोत्तम है और जब इस प्रकार से लोग संगठित होते हैं तो ऐसे संगठन को ही समिति कहा जाता है। समिति को भली प्रकार से समझने के लिए इसकी कुछ परिभाषाओं पर दृष्टि डालना अति आवश्यक है। मैकाइवर एवं पेज ने सोसाइटी नामक पुस्तक में लिखा है कि समिति व्यक्तियों का कोई भी वह समूह है जो किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित होते हैं। इसी प्रकार से गिलिन एवं गिलिन ने भी कल्चरल सोशियोलॉजी में लिखा है कि समिति व्यक्तियों का वह समूह है जो कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित होता है तथा अनेक मान्यता प्राप्त कार्य प्रणालियों एवं नियमों के अनुसार कार्य करता है। फेयरचाइल्ड ने भी समिति को परिभाषित करते हुए कहा है कि समिति एक ऐसा संगठित समूह है जिसका निर्माण कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है तथा जिसका एक आत्मनिर्भर प्रशासनिक ढांचा होता है। इस प्रकार से उपर्युक्त परिभाषाओं से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि समिति व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं, जिसमें लोग परस्पर सहयोग के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं और समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों और तरीकों से योजनाबद्ध रूप से परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपने इच्छित लक्ष्य या उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जहाँ कहीं पर भी इस प्रकार का प्रयास होता है, इस तरह से लोग संगठित होते हैं, तो वहाँ पर समिति का निर्माण हो जाता है। समिति की अनेक विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं पर विचार करते हुए समिति को और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। समिति की जो पहली विशेषता है वह है समिति व्यक्तियों का संगठन है। व्यक्तियों का संगठन है शब्द से इस बात का आभास होता है, बोध होता है कि व्यक्ति वहाँ पर एकजुट हैं, व्यक्तियों का समूह है,
यानी इससे ये स्पष्ट रहता है कि समिति एक मूर्त संगठन है, क्योंकि वहाँ पर लोग एकत्र हैं। और व्यक्तियों का संगठन मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, एक व्यक्ति से समिति का निर्माण नहीं हो सकता है। दूसरा, निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य। कोई भी समिति बिना उद्देश्य के स्थापित नहीं होती है, बल्कि समिति की स्थापना के पहले ही जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उनका निर्धारण हो जाता है और फिर एक समान लक्ष्य या उद्देश्य वाले लोग मिल करके एकजुट हो करके समिति का निर्माण करते हैं। अगला है विचार पूर्वक स्थापना। समिति की स्थापना बहुत ही विचार पूर्वक की जाती है। विचार पूर्वक इसलिए भी की जाती है ताकि समिति के जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, जो समस्याएं खड़ी होती हैं, उन पर पहले से ही विचार कर लिया जाए कि किस प्रकार से हम उस समस्याओं से या बाधाओं से निपटेंगे। अगर समिति की स्थापना से पूर्व उन सभी पक्षों पर व्यवहारिक रूप से विचार नहीं किया जाता है तो बहुत कुछ संभावना ये होती है कि समिति अपने इच्छित या निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने से पहले ही समाप्त हो जाए, भंग हो जाए या अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त ना कर पाए। तो इसलिए समिति, कोई भी समिति हो, किसी भी उद्देश्य को लेकर के संचालित की जाती हो, उसके सकारात्मक और नकारात्मक सभी पहलुओं पर, सभी पक्षों पर, आयामों पर पहले से बहुत ही गंभीरतापूर्वक व्यवहारिक रूप से उस पर विचार विमर्श कर लिया जाता है। उसके पश्चात समिति की स्थापना की जाती है। अगला है ऐच्छिक सदस्यता। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक का मतलब है ये अनिवार्य नहीं है, ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस समिति का सदस्य बनेगा या किस समिति की सदस्यता वो नहीं लेगा। जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि समिति ऐसे लोगों का संगठन है जिनके लक्ष्य या उद्देश्य में समानता होती है। जब एक समान लक्ष्य और उद्देश्य वाले लोग होंगे तभी वो समिति के सदस्य बन पाएंगे। अगर उद्देश्यों में, लक्ष्यों में या रुचियों में भिन्नता है तो वो समिति की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है, क्योंकि समिति की संख्या अनंत है। जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं हैं, स्वार्थ हैं, हित हैं, उनके हिसाब से अनेक समितियां समाज में अस्तित्व में पाई जाती हैं। तो जहाँ से हमारे हित और लक्ष्य सधते हैं या पूरे होते हैं या जिनमें हमारी रुचि होती है, हम उन समिति के सदस्य बन जाते हैं या बनने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से समिति की सदस्यता पूरी तरह से ऐच्छिक होती है। अगला है औपचारिक संगठन। समिति एक औपचारिक संगठन है। औपचारिक संगठन इसलिए कहा गया है क्योंकि समिति में अनेक लोग होते हैं और अनेक लोगों की स्थिति भी एक जैसी नहीं होती है, उसमें एक स्तरीकरण पाया जाता है और व्यक्ति के अनुभव, रुचि और उनके जो कार्यशैली है, कार्यक्षमता है, उसको देखते हुए समिति में कुछ निश्चित पद होते हैं और वो पद उनको प्रदान किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समिति में एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, मंत्री होते हैं, उपमंत्री होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं और कुछ सामान्य सदस्य होते हैं। और ये जो भी सदस्य होते हैं उनको अपने पद की गरिमा के अनुकूल जिम्मेदारियां या दायित्व भी दिए जाते हैं और ये उम्मीद की जाती है कि उन दायित्वों को पूरा करने में वो पूर्ण सहयोग करेंगे। तो ये पूरा ढांचा जो है वो एक औपचारिक रूप से लिखित रूप में सबकी जिम्मेदारियां, ड्यूटीज़ और जो कर्तव्य हैं वो पहले से लोगों को बता दिए जाते हैं, इस आशा के साथ में कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक करेंगे। अगला है सुनिश्चित नियम। हर एक समिति के बिल्कुल स्पष्ट नियम होते हैं, नियम सुनिश्चित होते हैं और लिखित नियम होते हैं, क्योंकि नियम के अनुभव में अनुशासनहीनता पनप सकती है और जहाँ पर अनुशासनहीनता हो जाएगी वहाँ पर कार्य प्रणाली सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाएगी। निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर एक समिति के अपने कुछ निश्चित नियम होते हैं और उन नियमों के तहत ही, नियमों के आधार पर ही लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। और जहाँ पर नियम होते हैं वहाँ पर नियम को न मानने के लिए कुछ दंड का भी प्रावधान किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार नियमों की अवहेलना करता है और चेतावनी देने के पश्चात भी अगर वो नियमों के अनुकूल आचरण नहीं करता है तो ऐसी अवस्था में उसको समिति से अलग भी किया जा सकता है।
तो इसलिए सुनिश्चित नियम को औपचारिक नियम भी कहा जाता है। यानी समिति में कुछ सुनिश्चित या औपचारिक नियमों की व्यवस्था होती है। अगला है सहयोग की प्रधानता। यूँ तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। किसी भी संगठन में सहयोग और संघर्ष दोनों का ही अस्तित्व होता है, लेकिन जब हम समिति की बात करते हैं तो समिति में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग का गुण ज़्यादा प्रधान होता है, क्योंकि बिना सहयोग के समिति के जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको पूरा करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। क्योंकि सहयोग की जगह पर अगर संघर्ष बढ़ गया तो ऐसी स्थिति में समिति के भंग हो जाने की आशंका हो जाती है। तो इसलिए समिति में सहयोग की प्रधानता अधिक रहती है। अगला है समिति एक साधन है। समिति स्वयं में कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये लक्ष्यों को या उद्देश्यों को पूरा करने का एक साधन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि हमने गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए एक समिति बनाई और उद्देश्य है कि इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को साक्षर करना, उनको इस काबिल बनाना कि उनको स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाए, तो यही एक हमारा जो है उद्देश्य हो गया। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब हम समिति का निर्माण करते हैं और समिति अपने इस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करती है, तो समिति एक प्रकार से लक्ष्य को पूरा करने का साधन हो गई। यानी एक हम साधन की तरह हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों में हम खरे उतरें या उनको हम सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। अगला है अस्थायी प्रकृति। समिति की प्रकृति जो है वो अस्थायी होती है या बहुत कुछ अस्थायी होती है। अस्थायी इसलिए जैसे कि हमने अभी उदाहरण दिया कि हमने एक झुग्गी झोपड़ी का चयन किया और हमने लक्ष्य ये रखा कि हमें इन बच्चों को इतना पढ़ा देना है या इतना उनको पढ़ाई के महत्व को बता देना है या उनमें पढ़ाई के प्रति एक ललक पैदा कर देनी है ताकि वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाएं। और हमने 5-6 महीने, 1 वर्ष हमने उनके साथ में परिश्रम किया और अपने उद्देश्य को पूरा करने में हम सफल हो गए। और जब बच्चे पूरी तरह से तैयार हो गए, हमने उनको पास के किसी प्राथमिक स्कूल में उनका प्रवेश करा दिया, बच्चे स्कूल जाने लगे। तो यहाँ पर फिर हमारी जो समिति है वो अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेती है, वो समिति वो भंग हो जाती है और फिर हम अपनी रुचि के अनुकूल कोई नई समिति का गठन या निर्माण कर लेते हैं। तो इस संदर्भ में कहा गया है कि समिति जो है, समिति की जो प्रकृति है वह अस्थायी होती है।